हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है संधि, समास, व्यंजन या मात्रा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज से हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की न्यू टेस्ट सीरीज, जिसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है संधि, समास, व्यंजन या मात्रा। तो देखिए, उच्चारण के कालमान अर्थात जो उच्चारण करते समय जो समय लगता है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मात्रा। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इसी आधार पर इसका वर्गीकरण भी होता है कि यह एक मात्रिक स्वर है, या दो मात्रिक स्वर है, या बचपन से पढ़ते आए होंगे कि ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक कहा जाता है और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है स, ख, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन है प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो देखिए, जो स का स होता है ना, हमने उसको रट लिया है कि स का स क्या होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं, लेकिन ऑप्शन में उसमें आपको नजर ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि देखिए कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और भीड़ भी बढ़ती जा रही है। इसलिए जो परीक्षा है ना, उसका जो प्रश्न का लेवल है वो दिन प्रतिदिन हाई होता जा रहा है। तो आपको थोड़ा मेहनत करनी कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं ना, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, च, छ, ज और झ। ये जो 4 व्यंजन होते हैं ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। ये तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन जो डी वाला है ये नहीं सही होगा, ठीक, ये कट जाएगा। फिर जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहाँ तक होते हैं, क से म तक होते हैं, ये 25 होते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। प्रकंपी भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो संघर्षी है यही वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे सही होगा, तो देखिए उसमें व्यंजन किसे कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। उस व्यंजन किसे कहते हैं, वह व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जो मुख से हवा निकलती है ना, उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा घर्षण का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से जो हवा होती है वो गर्म होकर निकलती है, इसलिए उसको कहते हैं उष्म व्यंजन। गर्म हवा, उष्म मतलब क्या होता है, गर्म, ठीक है ना। संघर्षी, इसका एक नाम क्या है, संघर्षी व्यंजन भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है भानुदय में कौन सी संधि है। ऑप्शन है गुण संधि, अयात संधि, यड़ संधि या दीर्घ संधि। तो देखिए, भानुदय में कौन संधि है, ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। कौन संधि हो जाएगी, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भानु प्लस उदय। क्या होगा, भानु प्लस उदय, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, कह रहा उ प्लस उ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि छोटा उ प्लस बड़ा उ मिलने से जो एक नया शब्द बनेगा वो किस शब्द में सही होगा। ऑप्शन है गंगोर्मी, लघुर्मी, भानुदय या गुरुपदेश। तो देखिए, भानुदय वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भानुदय है ये शब्द ही गलत है। भानुदय में बड़ा उ रहता है, ठीक है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी प्रश्न संख्या 3 में। तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही छट गया। प्रश्न जब पढ़ा करिए परीक्षा में तो ऑप्शन को पहले छाटा करिए, जब कितने कम ऑप्शन रहेंगे उतने कम मेहनत लगती है। तो पहला ऑप्शन कट गया, ये होगा नहीं। गुरु उपदेश, अब गुरु उपदेश में देखिए, गुरु उपदेश के जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो गुरु प्लस उपदेश, छोटा उ आता है प्लस छोटा उ। उपदेश में कौन सा उ होता है, छोटा उ होता है। यहाँ पे क्या दिया है, एक ह्रस्व उ है और एक दीर्घ उ है, यहाँ पे जो दोनों छोटा उ हो जाएगा, इसलिए ये भी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं ए वाला ऑप्शन। ए वाला का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ क्या होता है, गंगा प्लस उर्मी। तो गंगा में आ आएगा, गंगा प्लस उर्मी बड़ा उ, आ प्लस उ है, इसमें ए भी नहीं होगा। बचा क्या, लघुर्मी। तो लघुर्मी में ही आपका छोटा उ और बड़ा उ है, क्योंकि उर्मी में बड़ा उ रहता है और लघु में छोटा उ रहता है। तो लघु का छोटा उ, उर्मी का बड़ा उ मिलने से बड़ा उ बन गया, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है गोबर गणेश में कौन सी, थोड़ा आप देखिए मिस टाइप हो गया है, यहाँ पे समास कर लीजिए, संधि नहीं रहेगा, समास। क्या रहेगा, समास। गोबर गणेश में कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। तो देखिए, जो गोबर गणेश है ना, इसमें कर्मधारय समास होता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, गोबर से निर्मित गणेश, अर्थात इसमें विशेषण और विशेष का संबंध है,
कर्मधारय समास किससे कहते हैं? वह समास जिसमें विशेषण विशेष का संबंध रहे या उपमेय उपमान का संबंध रहे, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तो इस ऑप्शन में विशेषण विशेष का संबंध है, ठीक ना। उस गणित की विशेषता क्या है कि वो गोबर से निर्मित है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? कह रहा धक्का मुक्की में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो देखिए धक्का मुक्की जो शब्द दिया है ना, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? धक्का और मुक्की, ठीक है ना, दोनों पद बराबर हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? कह रहा है विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन है विज्ञ, ज्ञान, वि या अन। तो देखिए जो उपसर्ग होते हैं ना, वे शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, मतलब आदि में लगते हैं। जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं, सबको पता होगा। तो यहाँ पे जो ज्ञान शब्द दिया है ये तो अंत में है, इसलिए होगा नहीं, ठीक, ये कट हो जाएगा। और जो अन है ये भी अंत में है, ये भी नहीं लगेगा, इसलिए 2 ऑप्शन कम हो गए। अब बचा क्या? विज्ञ बचा और वी बचा। तो विज्ञ कोई उपसर्ग होता नहीं है, इसलिए भी कट जाएगा। वी उपसर्ग होता है, वी का अर्थ क्या होता है? विशेष, तो इसलिए बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विशेष ज्ञान, ठीक है ना, उसे विज्ञान कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन है संज्ञा के अंत में जुड़ते हैं, सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं, क्रिया के अंत में जुड़ते हैं या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? तो देखिए प्रत्यय है अंत में जुड़ेगा तो पता है, लेकिन जो कृत प्रत्यय होते हैं, जैसे प्रत्यय कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं? वो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? कह रहा है बिला वजह में उपसर्ग कौन सा है? अर्थात बिला वजह में कौन सा उपसर्ग लगा? बिला, बिल, बी या उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो बिला वजह शब्द है ना, इसमें बिला उपसर्ग लगा है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है? कह रहा हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इनमें रेखांकित शब्द है, मतलब कि रेखांकित शब्द जिस शब्द के नीचे रेखा है वो शब्द कौन सा है? गरीबों। अब इस गरीबों में क्या है? क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है या अवस्था सूचक विशेषण है, क्या है बताइए। तो देखिए इसमें ना ये जो गरीबों को दया करनी चाहिए, इसमें जो गरीबों शब्द दिया है इसमें संज्ञा है, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गरीबों करने से हमारा ध्यान उन सभी गरीबों पर जा रहा है जो इस धरती पे हैं, ठीक, सभी गरीब, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक। और यदि गरीबों को न हटा के क्या हो जाए? गरीब दे दी, तो गरीब शब्द क्या होता है? वो विशेषण होता है, ठीक, जब विशेषण से बना है गरीबों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन है क्या, कुछ, कौन या यह। बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है ना जिसमें हमें निश्चितता का बोध होता है, मतलब स्पष्ट पता रहता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। जो निश्चयवाचक होते हैं उसमें हमें कन्फर्म पता नहीं रहता है, उसमें अनिश्चितता का बोध होता है। इसमें क्या है? देखिए यह और वह 2 ऐसे शब्द हैं ना जो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा यह। और ये क्या है, कौन है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये जो कुछ दिया है इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कह रहे हैं कुछ लाओ, अब कुछ लाओ कहने से क्या समझ में आ रहा है? मतलब कि उसमें आपको स्पष्ट नहीं पता चला कि क्या लाने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लाओ, कुछ दो, ठीक है। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और कौन जा रहा है, क्या कर रहे हो, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक ना। हमने सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यदि आपको अच्छे से सर्वनाम देखना है ना तो आप हमारे हिंदी ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, लॉन्ग वीडियो पूरा स्पष्ट समझाया गया है। फिर हम नई सीरीज चालू करने वाले हैं, उसमें भी अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन है चौगुना, नया, तीन और कुछ। देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हिंदी के अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए इस चैनल पर आपको जुड़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ऐसा विशेषण शब्द जो हमें किसी की गुण बताए, किसी के बारे में बताए, किसी की विशेषता बताए, वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। तो देखिए चौगुना बता रहा है किसी की विशेषता नहीं, कोई गुणवाचक बता नहीं रहा है, ये क्या है? तब संख्यावाची में चले जाएंगे, आवृत्ति वाले में चले जाएंगे, ठीक, तीन भी चला जाएगा, इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? नया। देखिए यह कपड़ा नया है,
इस कपड़े की विशेषता क्या है कि नया है, उसकी अच्छाई बता रहा है ना, गुण बता रहा है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है सकर्मक, अकर्मक, क्रियार्थक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्रिया पहचानने की जो सबसे अच्छी ट्रिक होती है ना, ये होती है कि हमें क्रिया से दो प्रश्न करना पड़ता है, दो प्रश्न, एक प्रश्न क्या और दूसरा प्रश्न किसको, ठीक ना, क्या और किसको। लेकिन इसमें एक शर्त है, जो हमें क्या है, क्या का उत्तर मिलना चाहिए निर्जीव में और किसको का उत्तर मिलना चाहिए सजीव में। और क्रिया से प्रेरित प्रश्न करने पे इन दोनों में से अगर एक भी प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। यदि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तो वह क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रश्न करके पूछिए कि लोग रामायण पढ़ते हैं, अब पूछिए पढ़ना है आप क्रिया है तो क्या पढ़ते हैं? तो रामायण पढ़ते हैं। रामायण क्या है? एक पुस्तक का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है जो कि निर्जीव होती है, पुस्तक निर्जीव होती है। अब देखिए शर्त भी यही है कि जब हम क्या से प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर निर्जीव में मिलना चाहिए, जो कि यहाँ मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, सकर्मक। ये क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। ठीक, यदि यहाँ पे अगर नहीं मिलता तो फिर हम किसको वाला प्रश्न पूछते हैं कि किसको मारा, जैसे मान हो जाए कि माँ अपने बेटे को पीटती है, ठीक, पूछा जाएगा कि माँ किसको पीटती है ना, किसको पीटती है? तो बेटे को पीटती है, तो बेटा क्या है? सजीव है, इसलिए यहाँ पे बेटा कर्म हो जाएगा और माँ कर्ता हो जाएगी, तो वो भी क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से प्रश्न करके पूछते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 3, 2, 4 या 5। बताइए अकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं? देखिए अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक पूर्ण कर्मक, एक अपूर्ण कर्मक, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, आपके सामने आ गया है, प्रश्न संख्या 15। ठीक, क्या कह रहा है हिंदी में सबसे ज़्यादा किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या योजक चिन्ह। बताइए हिंदी में न सबसे ज़्यादा अल्प विराम का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। यदि अल्प विराम ऑप्शन में न रहे, अल्प विराम के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है, चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वह होता है योजक चिन्ह। ठीक ना, पहले अल्प विराम उसके बाद योजक चिन्ह। ठीक, चलिए इसी के साथ हमारा प्रश्न खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक ना, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।